हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और बात करेंगे आज सिलेबस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सीबीएसई क्लास 11th ठीक केमिस्ट्री सिलेबस, ये हमारा क्या दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम, यानी कौन से चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर यहाँ होने वाला है। देखिए हम लोग इसको यूनिट बोलें चाहे चैप्टर बोलें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर, जहाँ से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा पेपर में देगा। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है होने वाला है। थर्ड चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका पोजीशन क्या है। तो ये 6 नंबर का आता है यहाँ से। थर्ड चैप्टर होने वाला है, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारा। यहाँ से भी 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या है, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक, ये भी हमारे पास है 9 नंबर का थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बड़ा चैप्टर होने वाला है। अभी हम लोग देखिए डिटेल में एक एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, टॉपिक सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर, कितने नंबर से क्वेश्चन राइज होंगे। तो थर्मोडायनामिक्स से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये भी क्या है काफ़ी बड़ा चैप्टर, लेंदी होने वाला है। इसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम 7 नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग छोटा चैप्टर है, जिसमें क्या है कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी होती हैं, ये हमारा केवल 4 नंबर का आता है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को एकदम हमें क्या करना है, बेसिक से स्टार्टिंग से समझना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है 11 नंबर के आते हैं टोटल, ये सबसे ठीक है ज़्यादा नंबर ये कैरी कर रहा है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन नाम का एक चैप्टर होगा, जो भी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो टोटल क्या है 70 मार्क्स का हमारा रिटन। उसके बाद 30 मार्क्स के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो आइए बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर का नाम भी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से एकदम केमिस्ट्री को समझेंगे। अगर मान लेते हैं कोई एकदम अच्छे से केमिस्ट्री 9th में 10th में नहीं पढ़ा है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी हमें बेसिक से व्हाट इज केमिस्ट्री, मैटर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है, तो सारी चीज़ें एकदम बेसिक से यहाँ लेके चलनी है हमें, ठीक। तो इस चैप्टर में समझ लीजिए कि हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है प्रीवियस क्लासेस में, तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से स्टार्टिंग बोल सकते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें बेसिक से चीज़ों को लेकर चलना है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में, कहाँ से राइज हुआ, इसके कितने ब्रांच होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, किस किस फील्ड में इसका यूज़ है, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्कोप और इम्पोर्टेंस को। इसके बाद हमारा देखिए पढ़ना, स्टार्टिंग जहाँ से हमें पढ़ना है चीज़ों को, वो है हमारे पास नेचर ऑफ मैटर, यानी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, फिजिकल स्टेट मैटर क्या है, केमिकल स्टेट क्या है, तो कई सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस के लिए देखिए कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन जब भी हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल प्रपोर्शन, डिफिनिट प्रपोर्शन, ये सब सारे हमें यहाँ पे लॉ देखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, थ्योरी दिया था, हाइपोथेटिकल बताया था कि एटम्स क्या है, इस तरह से हमारे पास किसी मैटर के अंदर होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो सभी एकदम स्टार्टिंग चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है। मैटर, केमिकल रिएक्शन के लॉ को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। फिर देखिए हमारा इसका फर्स्ट हाफ ये हो गया, जहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ है।
इसके बाद सेकेंड हाफ में जैसे ही पहुँचेंगे थोड़ा सा ठीक न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर हमें क्या करना है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है, यानी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, किसी भी रेफरेंस मास को लेकर किसी एटम का मास कैसे हम लोग निकालेंगे या किसी मॉलिक्यूल का मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो सभी चीज़ें देखनी हमें। अधिकतर क्या है, हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से आएगा। उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है, मोल्स क्या होते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है, तो कई तरह कैलकुलेशन यहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मोलर मास क्या होता है, ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, यानी हमें पास क्या होगा, कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनका कितना कितना परसेंट है उस कंपाउंड के अंदर, तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, इससे ये सारे चीज़ें देखिए, सारे न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे हैं। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं सबका हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है केमिकल रिएक्शंस को देखना है, यानी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्टाइकियोमेट्री एंड देयर कैलकुलेशन, ठीक, रिएक्शन का स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कितने तरीके से हम लोग इसके स्टाइकियोमेट्री को लिख सकते हैं, ग्राम में, मोल में, मॉलिक्यूल्स में, एटम में, तो वो सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और स्टाइकियोमेट्री का कैलकुलेशन कैसे होता है ये पढ़ना है। तो देखिए चीज़ें जो है यहाँ पे कुछ नए वर्ड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करना है, इस चीज़ को अब डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही कुछ ऐसा हार्ड हमारा होने वाला नहीं है, तो सारी चीज़ें क्या है, बेसिक है। और इसमें जो फर्स्ट हाफ है वो तो ठीक थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये सब क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही यहाँ पे पढ़ना है। तो और इसमें देख लेते हैं कुछ टॉपिक। तुम्हारा देखिए जो सेकेंड चैप्टर आता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें से लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड यूनिट या चैप्टर 2 भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी से हम लोग बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा मोड़ा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर चलना है। यानी जब भी हम लोग एटम की बात करते हैं, डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, ठीक, हाइपोथेटिकली कि किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है, इनडिविजिबल होता है, लेकिन जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात किए तो पता चला कि कई सारे इसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। वहाँ पे पहले हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी को पहले यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब क्या होते हैं, तो सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना है डिटेल में। स्ट्रक्चर देखिए हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है जे थॉमसन मॉडल, ठीक, उसके बाद आएगा हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। तो थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, फिर पहुँचेंगे रदरफोर्ड की तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं मॉडल्स जो दिए गए हैं एटम्स के, वहाँ पे ड्रॉबैक आया, ठीक है, कुछ लिमिटेशन आए जिसको थॉमसन ने क्लियर नहीं किया। इनके ड्रॉबैक को क्लियर करते करते हम लोग रदरफोर्ड पहुँचेंगे, रदरफोर्ड में भी लिमिटेशन आएगा। तो उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बोर मॉडल पे, ठीक, तो ये बोर मॉडल तक हमें देखना है, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पे। फिर बोर ने सेल की बात की थी कि एटम के पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसे एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो सेल के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सेल के अंदर सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे देखना है, इनके शेप को समझना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पहुँचते हैं इसके आगे एडवांस लेवल पे, यानी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर शो करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डी ब्रॉगली, यानी हम लोग को क्वांटम, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा जाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आगे हमारा देखिए आ गया है यहाँ पे डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक, यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों का। ये क्वांटम केमिस्ट्री में पहुँचेंगे, थोड़ा सा हम लोग हाइजेनबर्ग की तरफ पहुँचेंगे, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं,
उसके बाद शेप पढ़ना है हमें, सारे जितने भी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सब सेल हैं, ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल के हम लोग शेप को भी देखेंगे आगे चल के। उसके बाद देखिए कुछ अब हमें जब हम लोग पढ़ेंगे देखिए चीज़ों को, तो वहाँ पे हमें दिखाएगा कि कोई एटम है, उसके पास कई सारे सेल्स हैं, सब सेल में सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए ठीक है बाहु का रूल आया था, ठीक है। और ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हुर्न्स रूल क्या है। तो ये चैप्टर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हर ठीक है टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम लोग छोड़ दें, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, यानी पूरे केमिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें से यूज होगा। अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े कहीं और आगे बढ़ गए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो इस चैप्टर से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो ये कम से कम ठीक है 8 से 9 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन राइज होगा। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बात करते हैं यूनिट 3 की। तो देखिए यूनिट 3 का हमारा नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी। हम लोगों ने कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल को देखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे एलिमेंट्स को एक ऑर्डर वे में रखा गया है, ग्रुप में, पीरियड में। टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सभी एटम्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि इस एलिमेंट को इस ग्रुप में क्यों रखा गया है, ठीक है, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पीरियोडिक टेबल की ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले में पढ़ना है सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, यानी पीरियोडिक टेबल। देखिए डायरेक्ट हमारा मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल नहीं आ गया। पहले क्या थे, पहले जब डिस्कवरी हो रही थी एलिमेंट्स की तो कुछ कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो पीरियोडिक टेबल भी उसी हिसाब से बना हुआ था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ठीक है, मेंडलीफ आए, मोजले आए, तो हमारा पीरियोडिक टेबल भी क्या है चेंज होता गया। तो सभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक। डॉबिनियर का, न्यूलैंड ऑक्टोपस का क्या है, तो हर तरह के पीरियोडिक टेबल को हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट फिर मेंडलीफ पे पहुंचेंगे। तो पूरे इसके हिस्ट्री को हमें लेके चलना है ब्रीफ में। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल का, उसके हिस्ट्री को समझेंगे, इसके डेवलपमेंट को समझेंगे। फिर आते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा गया है कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के हम लोग ऑर्डर में एलिमेंट को रखेंगे। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और दिया गया, यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है हमारे चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ट्रेंड्स का मतलब लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग चलते हैं। तो एटम के साइज में, एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, रेडियस में क्या कैसे कैसे चेंजिंग आती है। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें ट्रेंड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया अभी आप लोगों का है आयनिक रेडियाई, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैलेंसी। तो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, नॉमेनक्लेचर कुछ पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि क्या है बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर हमारा है कुछ एटम्स का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट जो होते हैं जनरली आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं। तो उनके एटॉमिक नंबर को देखते हुए, यानी 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो उनका आईपीएससी नेम कैसे बनता है, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसमें इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 4, जिसमें हमें ठीक है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एटम की, एलिमेंट्स की, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और ठीक है एटम में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट की बात की, ठीक है, उनके उसके ट्रेंड्स को पढ़ा। तो यहाँ पे जब आते हैं तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, यानी जब भी एटम क्या करेंगे आपस में कंबाइंड होंगे तो वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, और हमें स्ट्रक्चर भी देखना है मॉलिक्यूल का। तो ये भी चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा होने वाला है तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ही यूज़फुल चैप्टर होने वाला है। तो अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें दिक्कत आएगा।
तो यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी जब भी हम लोग क्या करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराते हैं, तो वहाँ पे लास्ट सेल में या उसके बाद वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं एटम की, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा डिटेल में। कई तरह के देखिए बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसके पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलर कैरेक्टर क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। और पोलर का मतलब क्या होता है, कभी कभी बॉन्ड एटम के बीच में बनता है तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के होते हुए भी क्या है, एटम पे चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे बोलते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें देखना है। ठीक, आयनिक बॉन्ड को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बॉन्ड एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ठीक है बन जाते हैं जब एटम बॉन्डेड होके, तो उसमें कुछ थ्योरीज भी दिए गए हैं कि कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं एटम के कॉम्बिनेशन से। तो उसके लिए हमें कुछ थ्योरी पढ़ने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाले हैं। हमारा पहला आता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर देखिए कुछ टॉपिक हमारे पास है, रेजोनेंस है, इसके ज्योमेट्री को देखेंगे। ठीक है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। एक और थ्योरी आया था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम लोग VSEPR थ्योरी बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए सब नाम हमें नए अभी लग रहे हैं, तो ये पहले सिलेबस है हमारा, तो मैं यहाँ पे केवल बता दे रहा हूँ ये कैसे कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम इसका बहुत बड़ा है, खतरनाक लग रहा है, ऐसा नहीं है। टॉपिक क्या है, बहुत ही ईजी होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे sp-df ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन को, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि एटम के ऑर्बिटल किस तरीके से कंबाइंड होके ठीक है नए ऑर्बिटल का, नए एनर्जी वाला ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और शेप के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक, होमो न्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर दोनों तरह के हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी पढ़ना क्या है हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, एक हमारा VSEPR थ्योरी है, और एक हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये चैप्टर काफ़ी क्या है, लेंदी होने वाला है, इतना मैं पहले से बता दे रहा हूँ। है तो इजी, लेकिन क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें निकाल दी जाएँ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में था। तो चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी हम लोगों ने अगर छोड़ दिया यहाँ पे, तो आगे कहीं ना कहीं ये यूज होगा, तो वहाँ पर हमें फिर दिक्कत आने वाला है। फिर देखिए हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो यही सब चीज़ें हमें क्या है यहाँ पे पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो हमारे देखिए स्टार्टिंग से जो 4 चैप्टर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के होते हैं। अगर ये चारों चैप्टर हमें अच्छे से हम क्लियर हैं, तो केमिस्ट्री में आगे कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, 4th, ये आ गया यूनिट नंबर 5। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, ये 6 हो गया है, 5 है। ठीक है, हमारा क्या है ये, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो बात करेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स की। यूनिट नंबर क्या है, ये 5th है। तो थर्मोडायनामिक्स में देखिए कहीं ना कहीं हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, हीट के मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होते हैं, तो बेसिक से यहाँ लेकर चलेंगे। देखिए हमारा क्या है, एक केमिस्ट्री का बोल सकते हो, थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच होता है, जो कि हमें फिजिक्स में भी इस नाम से चैप्टर देखने को मिलेगा। तो थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है हमारा। ठीक, और यहाँ पे भी क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला चैप्टर जो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा,
और कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सराउंडिंग क्या होता है, वर्क डन क्या है, हीट, एनर्जी, तो बहुत सारे छोटे छोटे इसमें देखिए पहले बेसिक कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मेन हमारा देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमें फर्स्ट लॉ पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हेस का रूल क्या है, इंथैल्पी क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखिए यहाँ पे देखनी है। उसके बाद हमारा सेकेंड और थर्ड लॉ, तो 3 थर्मोडायनामिक्स जो लॉज हैं, ठीक है, उसी पे पूरा बेस्ड हमारा क्या है ये चैप्टर होने वाला है। तो सभी लॉ को हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी सबको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए एक और फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर आया जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जो कि यूनिट 6 है हमारे पास। तो इक्विलिब्रियम भी ठीक है इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, कई तरह के केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। केमिकल नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को देखना है। यानी कभी भी क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा भी होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम लोग चले गए, फर्दर क्या हुआ, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो वो रिएक्शन क्या होता है, दोनों तरफ जब चलता है तो उसे बोलते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो उस तरह की रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कई सारे इसमें लॉज दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे। तो इस पर भी ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 6, इसको मैं बना देता हूँ, ये क्या है, यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रियम। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट बुक है यहाँ तक तो ख़त्म हो जाता है। यानी जो हमारे पास जो केमिस्ट्री की बुक रहेगी, तो यहाँ पे क्या है, 11th में 2 केमिस्ट्री की बुक, जैसे एनसीईआरटी ले लिए तो उसमें 2 बुक होती हैं। तो पहले बुक में इतने सारे चैप्टर दिए होंगे, ठीक है, 6 चैप्टर यहाँ पे पहले बुक में 6 या 5 चैप्टर दिया होता है, 6 चैप्टर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, सेकेंड बुक से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि छोटा चैप्टर होने वाला है। इसमें हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कई सारे हमारे मेथड होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, आयन इलेक्ट्रॉन नंबर मेथड होता है, एसिड बेस लगा के हम लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इस चैप्टर में जबकि ज़्यादा है नहीं, हमें पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते क्या हैं, ठीक, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। कहीं ना कहीं क्लास 10th में जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे, यार केमिकल रिएक्शन के जब टाइप्स को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आया था कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन भी। तो अगर वो चीज़ें हमें नहीं पता है, भूल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, दोनों रिएक्शन जब साथ में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। और कई सारे देखिए मेथड हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, उसे देखना है। तो इस चैप्टर में मेन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और रिएक्शन को बैलेंस करना। इसीलिए क्या है, केवल 4 नंबर का हमारा यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। ये हो गया हमारा एक नया यूनिट। इसके बाद देखिए स्टार्ट है कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हमारा देखिए नया जो स्टार्ट होता है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्या है यूनिट नंबर, ठीक। तो इस यूनिट में जब भी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए है क्या, जैसे हमारे पास क्या था, पहला जो चैप्टर था उसमें उसका भी नाम क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हमें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक, मतलब नया केमिस्ट्री का ब्रांच एक और शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसके जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमें, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सभी चीज़ों को हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसका, IUPAC नेमिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग क्लास 10th में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखे होंगे, तो वो सभी चीज़ों को फिर से यहाँ पे हमें देखना है डिटेलिंग में। कुछ और ज़्यादा कंपाउंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके हमको नाम को लिखना है। यानी ये क्या है हमारा GOC, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही पूरा बेसिक से ऑर्गेनिक को लेके चलना है। यहाँ भी देखिए बॉन्ड के बारे में दिया हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है।
तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा वो कार्बन हाइड्रोजन तक ही सीमित है। वहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक में जो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे उसमें कई सारे एलिमेंट और भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या करना है, कार्बन एटम की ही केमिस्ट्री को पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि इसमें सारे एलिमेंट में क्या होगा, मतलब सारे कंपाउंड्स में कहीं ना कहीं कार्बन इन्वॉल्व जरूर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। यहाँ पे होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, यानी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में ठीक है पढ़ेंगे, यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कभी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं जब, तो उस रिएक्शन के पीछे कितने स्टेप्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को समझना है इस चैप्टर के अंदर। कितने तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज है, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये सभी देखिए बड़े बड़े नाम हैं, केवल जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारा GOC, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमारा देखिए जो लास्ट यूनिट है इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी ये भी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, ठीक है, एक नया यूनिट आ गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके फॉर्म हो। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को पहले देखना है। साइक्लिक क्या होते हैं, ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक, एलिफैटिक, तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इनके रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या होते हैं, बेंजीन क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। फिर ये हमारा पूरा यहाँ पे यूनिट समाप्त हो जाता है। देखिए ज़्यादा नंबर का ही पूछेगा, हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया और GOC वाला 11 नंबर और 10 नंबर, यानी ज़्यादा कवर कर रहा है। 2 ही चैप्टर है, लेकिन क्या है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यही है। अगर इस दोनों चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए तो क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा वो इसके बाद से स्टार्ट होता है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ये सब सारे कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। तो अगर ये दोनों चैप्टर अच्छे से पता है तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का है लास्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 12th के लिए और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर रहते हैं। अगर हमें इसका बेसिक नहीं पता तो वहाँ पर ऑर्गेनिक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें इस पर भी ध्यान दे के चलना है। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस, ठीक है। देखिए इसमें और भी कई सारे टर्म्स दिए गए हैं लास्ट यूनिट में। तो ये हमारा पूरा देखिए सिलेबस था, ठीक है, क्लास 11 CBSE। अब हम लोग क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर होने वाला है उसको हम लोग डिटेल में, ठीक है, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, जो भी टॉपिक में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इस वीडियो करते हैं बस समाप्त, पढ़ाई जारी रखिए, थैंक यू।